Hello students, friends, audience and guys, how are you today? I hope that everyone is extremely and absolutely fine. मैं प्रवेश कुमार आप सभी का आप सबके अपने चैनल इंग्लिश विद प्रवेश में मोस्ट वेलकम करता हूं और आशा करता हूं मेरे एफर्ट्स मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफ़ी यूजफुल और बेनिफिशियल प्रूव होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की सेकेंड बुक विस्टास का लास्ट चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, रिटन बाय जितकला शाह एंड बामा। स्टूडेंट्स, ये जो चाइल्डहुड की जो मेमोरीज बताई गई है, यानी कि इसमें जो राइटर्स हैं, जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि फीमेल राइटर्स हैं स्टूडेंट्स। ओके, जितकला शाह ने एक स्टोरी को लिखा है एंड बामा ने सेकंड स्टोरी को लिखा है। तो स्टूडेंट्स, ये आप ये मान सकते हो कि ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि ऑटोबायोग्राफी उसको बोलते हैं स्टूडेंट जिसमें ऑथर अपने लाइफ का एक्सपीरियंस देता है, अपने बारे में लिखता है, जिसको हिंदी में आत्मकथा बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो जब राइटर्स ये अलग अलग स्टोरी लिख रही हैं और अपने जीवन के बारे में बता रही हैं, ख़ास तौर पर अपने बचपन की जो मेमोरीज उनको रिकॉल कर रही हैं, तो आप ये समझ सकते हो कि अपने बचपन का एक्सपीरियंस अपने रीडर्स के साथ शेयर कर रही है, पाठकों के साथ वो शेयर कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स, ये ऑटोबायोग्राफी ही हुई, राइट। तो स्टूडेंट्स, यदि आप चाहते हो कि ये चैप्टर आपको प्रॉपरली समझ आए, क्योंकि ये चैप्टर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपके फाइनल पेपर में जो क्वेश्चंस आने के चांसेस प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इस चैप्टर में से। तो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान से समझना है इस चैप्टर को। तो जैसे कि मैंने कहा, आपको यदि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हो तो प्लीज़ इसको स्टार्टिंग टू एंडिंग वॉच कीजिएगा, कंप्लीटली वॉच कीजिएगा, इंटेंसली वॉच एंड कॉन्शियसली इसको वॉच कीजिएगा। और एट लास्ट आपको लगे कि आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया है, कोई डाउट नहीं बचा, आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप इस चैप्टर में बन गई, तो प्लीज़ फिर आप लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा स्टूडेंट। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज़ आने वाली नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, आप कमेंट्स में फीडबैक जरूर दिया करो, आपके कमेंट्स से वीडियो मेकर का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, मुझे पता लगता है आपको कहाँ डाउट है, कहाँ डाउट नहीं है, राइट। तो स्टूडेंट्स, टाइम को वेस्ट ना करते हो, प्लीज़ कम टू द पॉइंट पर आते हैं, डिस्कस करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पर, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इस चैप्टर के बाद जैसे कि मैंने कहा, आपका लिटरेचर कंप्लीट हो जाएगा। पोइट्री सेक्शन में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, लिटरेचर का आपका ये लास्ट एंड फाइनल आपका चैप्टर है। उसके बाद आपके सिलेबस की अगर बात करें तो उसमें कुछ खास बचता नहीं है स्टूडेंट्स। ग्रामर में आपके 5 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक आपका टेंस का है, सेकंड मॉडल्स का है, थर्ड टॉपिक आपका आर्टिकल्स का है, फोर्थ टॉपिक आपका नरेशन का है, फिफ्थ आपका वॉइस का है। तो इन 5 टॉपिक्स में से आपके 2 टॉपिक हो चुके हैं, यानी कि आर्टिकल्स में आपको पढ़ा चुका हूँ, मॉडल्स आपके हो चुके हैं, सिर्फ 3 टॉपिक्स बचे हैं ग्रामर में। और अगर हम बात करें आपकी रीडिंग स्किल की, तो रीडिंग स्किल में अनसीन पैसेजेस आते हैं आपके, नोट मेकिंग आता है, तो 2 टॉपिक तो यहाँ बचते हैं आपके। उसके बाद राइटिंग स्किल की बात करें तो वहाँ आपके लेटर एप्लीकेशन आते हैं, राइट, और नोटिस, एडवर्टीजमेंट, पोस्टर एंड रिपोर्ट, तो वो पोर्शन बचा है। और ये लास्ट में आपका, जैसे कि मैंने कहा, आपको ग्रामर के 3 टॉपिक बचे हैं, तो सिर्फ यही सिलेबस बचा है। ग्रामर में सिर्फ 3 टॉपिक और आपके रीडिंग स्किल में अनसीन पैसेजेस और नोट मेकिंग 2 टॉपिक, ये टोटल हुए आपके 5। और राइटिंग स्किल के अंदर आपका एप्लीकेशन लेटर जिसको आप कहते हो, और नोटिस, एडवर्टीजमेंट, पोस्टर और रिपोर्ट, तो ये सिलेबस आपका बचता है, राइट। बाकी सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप कितना अच्छे से इनको अंडरस्टैंड कर रहे हो, राइट। देखिएगा, डिस्कस करते हैं। जितकला शाह एंड बामा, ये राइटर्स हैं स्टूडेंट्स, फिर से कह रहा हूँ, ये इनकी अपने जीवन के बारे में बता रही हैं, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। दिस चैप्टर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है स्टूडेंट्स, यानी कि 2 कहानियाँ। जब 2 राइटर्स हैं तो ऑब्वियस थिंग स्टूडेंट्स 2 कहानियाँ जरूर होंगी। ये जितकला शाह जो है स्टूडेंट्स, ये एक नेटिव अमेरिकन इंडियन वुमेन है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिकन इंडियन वुमेन मैंने क्यों कहा, क्योंकि स्टूडेंट जो इसके एंसेस्टर थे, फोर फादर थे स्टूडेंट्स, यानी कि फादर, ग्रैंडफादर, वो इंडिया से बिलोंग करते थे स्टूडेंट्स, इंडिया में ही वो पैदा हुए थे। लेकिन जितकला शाह के पैदा होने से पहले जितकला शाह की फैमिली माइग्रेट कर गई थी अमेरिका में, तो जितकला शाह अमेरिका में पैदा हुई, इसलिए अमेरिकन मूल की होते हुए ये भारतीय भी थे, राइट। एंड बामा तमिलनाडु से बिलोंग करते स्टूडेंट्स, ये दलित फैमिली से है। और दोनों की कहानियों में काफ़ी सिमिलरिटी है, काफ़ी कॉमनलिटी आपको देखने को मिलेगी, ओके। यानी कि डिस्क्रिमिनेशन को लेकर ये स्टोरी बनाई गई है, किस प्रकार से अपर कास्ट के जो लोग होते हैं, वो जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं सोसाइटी में, उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनके साथ काफ़ी भेदभाव करते हैं। यानी कि जैसे आपने सुना होगा कि ये पिछड़ा वर्ग है, ये अछूत लोग हैं, इस प्रकार की बातें जो होती हैं। तो आप ये मान सकते हो कि जो एक सभ्य इंसान होता है, जो एक सोशेबल पर्सन होता है, जो एक सोसाइटी में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, एक एजुकेटेड पर्सन जो होता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें बहुत ही गलत होती हैं। लेकिन पता नहीं ओल्ड टाइम पर अक्सर ये होता था कि लोगों के माइंड में चीज़ें होती थी
कि ये लो कास्ट से है, ये अपर कास्ट से है, तो काफ़ी ज़्यादा भेदभाव माना जाता था। लेकिन मॉडर्न टाइम पर ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ इंसान की क्वालिटी देखी जाती है, इंसान का नेचर देखा जाता है, इंसान कितना अच्छा है, वो कितना दूसरों की हेल्प करता है, कितना एक सोशल पर्सन कितना अच्छा है वो इंसान, राइट। तो अच्छाइयों से उस व्यक्ति की पहचान होती है, ना कि उसके जन्म से उसकी पहचान होती है कि किस कम्युनिटी में पैदा हुआ है, राइट। तो मॉडर्न इरा और ओल्ड इरा में काफ़ी डिफरेंस तो आएगा स्टूडेंट्स, ओके। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि भेदभाव नामी कोई चीज़ नहीं होती, हर इंसान बराबर होता है। इंसानियत बड़ी चीज़ होती है, ना कि इंसान का किस कम्युनिटी में पैदा हुआ है ये, राइट। तो कम्युनिटी चाहे कोई भी हो, ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि वो इंसान कितना अच्छा है, सोसाइटी में कितना उसका कंट्रीब्यूशन है अच्छाई के लिए, राइट। तो इस प्रकार की चीज़ें इसमें मेंशन की जाती हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टोरी इज रिटन बाय जित कलासा, पहली कहानी जित कलासा के द्वारा लिखी गई है। सेकेंड स्टोरी इज रिटन बाय बामा, सेकेंड स्टोरी बामा ने लिखी है। बट बोथ स्टोरीज आर बेस्ड ऑन सिमिलर थीम, किंतु दोनों ही कहानियाँ एक जैसी थीम पर आधारित है, जैसे मैंने आपसे कहा। फर्स्ट इज द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, पहली कहानी का जो टाइटल है वो है कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, यानी कि लंबे बालों का काटना। तो स्टूडेंट, जित कलासा ने लिखा है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, ये अपनी स्टोरी में अपने बचपन की जो मेमोरीज उनको जो ताज़ा कर रही है, रिकॉल कर रही है कि जब वो स्कूल में पढ़ती थी तो किस प्रकार से उसका जो फर्स्ट डे था उस दिन वो कितनी फेयरफुल थी। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, अब जो सेकंड स्टोरी है वो वी टू आर ह्यूमन बींग्स, यानी कि हम भी इंसान हैं, ये स्टोरी लिखी है बामा ने, राइट। तो ये पढ़ते हैं किस थीम पर ये बेस्ड है, ये मैंने लिखा है यहाँ। ऑन विच थीम दीज टू अकाउंट्स आर बेस्ड, किस थीम पर, किस विषय वस्तु पर ये दोनों वर्णन आधारित है। एंड कॉमनैलिटी ऑफ थीम इन बोथ ऑफ देम, यानी कि इन दोनों विषयों में जो ये कहानियाँ पढ़ोगे, इन दोनों कहानियों का जो विषय है उनमें क्या समानता है, क्या कॉमन चीज़ है, राइट। तो देखते हैं। दीज टू अकाउंट्स आर द चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ टू डिफरेंट राइटर्स, यानी कि मैं इन कहानियों की सिमिलरिटी आपको बता रहा हूँ कि क्या सिमिलरिटी है इन दोनों के अंदर। ये दोनों ही वर्णन क्या स्टूडेंट्स, एक बचपन की यादें हैं, बचपन की जो मेमोरीज हैं दो अलग अलग लेखिकाओं की। दे बिलोंग टू डिफरेंट कल्चर्स, जो अलग अलग संस्कृति से बिलोंग करती हैं। जितकला शाह इज़ ए नेटिव अमेरिकन वुमेन, जितकला शाह एक अमेरिकन मूल की महिला है, उसके पेरेंट्स इंडिया से बिलोंग करते थे, लेकिन जितकला शाह का जो जन्म हुआ वो अमेरिका में हुआ था, उसके पेरेंट्स इंडियन थे। सी इज़ ए फेमस राइटर, वो एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका है। द अदर इज़ बामा, दूसरी बामा है, ए दलित वुमेन, जो कि एक दलित महिला है, फ्रॉम तमिलनाडु, तमिलनाडु से। तो हालांकि दीज टू वीमेन बिलोंग टू डिस्टेंट लैंड्स, हालांकि ये दोनों महिलाएं अलग अलग देशों से संबंध रखती हैं, एंड डिफरेंट कल्चर्स, अलग अलग कल्चर से संबंधित है। येट फिर भी देर आर मैनी सिमिलरिटीज़ इन देयर लाइफ स्टोरीज, फिर भी इनकी कहानियों में, इनकी जीवन की कथाओं में काफ़ी हद तक समानताएँ हैं। बोथ ऑफ देम बिलोंग टू द लोअर कास्ट्स ऑफ सोसाइटी, दोनों ही समाज के निम्न वर्ग से संबंधित हैं। Both of them are ignored and ill-treated by the people of the upper caste who are in majority. Both of them are ignored. दोनों की ही उपेक्षा की जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, उपेक्षा करना होता है तिरस्कार करना, नज़रअंदाज करना, और अपेक्षा करना होता है उम्मीद करना। एंड इल ट्रीटेड, और उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, अपमान किया जाता है, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, ऑफ द अपर कास्ट, वो लोग जो अपने आप को ऊंचा समझते हैं, ऊंची जाति का समझते हैं, उन लोगों के द्वारा दोनों को अपमान किया जाता है, उनको नज़रअंदाज किया जाता है, और जिन लोगों का बहुमत है वो। दे सफ़र एट द हैंड्स ऑफ द रिच एंड द पावरफुल, यानी कि ये दोनों ही अमीर और शक्तिशाली लोगों के हाथों पीड़ित हैं, उनसे परेशान हैं, उनके द्वारा इनका अपमान किया जाता है। द वाइट पीपल ऑफ अमेरिकन डोमिनेट, यानी कि अमेरिका के गोरे लोग, डोमिनेट का मतलब क्या होता है, शासन करना, रूल करना। द नेटिव अमेरिकन्स, यानी कि जो अमेरिकन मूल के जो लोग हैं, जो अमेरिका के वासी हैं, जो स्थायी निवासी हैं वहाँ के, उन लोगों पर शासन किया जाता है अमेरिका के गोरे लोगों द्वारा, राइट। दे सब्जेक्ट दैम टू इंसल्ट्स, उनका अपमान किया जाता है। जितकला शाह's लॉन्ग हेयर वॉज कट अगेंस्ट हर विल, तो किस प्रकार अपमान किया जाता है वो इसमें बताया है कि जितकला शाह लॉन्ग हेयर, जितकला शाह के लंबे बाल वॉज कट, काट दिए गए थे, अगेंस्ट हर विल, उसकी इच्छा के विरुद्ध। यानी कि अब ये दो ही केस में हो सकता है स्टूडेंट्स, या तो ये वाइट पीपल ऑफ अमेरिकन जो थे वो टॉर्चर करते हैं, जो कि काले अमेरिकन लोग थे, राइट। तो जो वो स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में भी उनके साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके बालों को काट दिया जाता है, या फिर उस स्कूल में ये राइट था, ये कस्टम था, ये रिवाज थी वहाँ की कि जो भी बच्चा यहाँ पढ़ेगा उसके बाल छोटे होंगे, ओके। और जो जितकला शाह थी, इसकी फैमिली में, इनकी कम्युनिटी में ये कस्टम था कि जो लंबे बाल होते हैं वो रखने चाहिए, और छोटे बाल जो होते हैं वो कावर्ड्स के होते हैं, कायरों के होते हैं, मॉनर्स के होते हैं, विलाप करने वालों के होते हैं।
तो जब इसके बाल काटे गए तो इनकी जो सोसाइटी जो है उसके अगेंस्ट, उसके यानी कि एक मान्यताओं के विरुद्ध ये काम हुआ था। तो ये अपने आप को मानती है कि मुझे डिस्क्रिमिनेट किया गया था, मुझे टॉर्चर किया गया था इस प्रकार से मेरे बालों को काट कर। तो एक छोटा सा एक्सपीरियंस है लेखिका का जो वो अपने पाठकों के साथ शेयर कर रही है स्टोरी के माध्यम से। दिस वॉज अगेंस्ट द वैल्यूज ऑफ हर कल्चर, यानी कि उसके बालों का काटना उसकी संस्कृति की मान्यताओं के विरुद्ध था। बामा बिलोंग टू ए लो कास्ट सोसाइटी ऑफ तमिलनाडु। बामा जो है स्टूडेंट्स वो तमिलनाडु के समाज की एक निम्न वर्ग से वो संबंधित थी। इन हर चाइल्डहुड, अपने बचपन में सी सोच ने देखा दैट कि द पीपल ऑफ द अपर कास्ट, की जो ऊंची जाति के लोग हैं, इल ट्रीटेड द दलित पीपल, वो दलित लोगों को, जो जिनको आप कहते हो कि ये पिछड़े लोग हैं, पिछड़ा वर्ग है, ये अछूत हैं, ऐसा माना जाता है, लेकिन ये बहुत गलत है कि ये रॉन्ग थिंकिंग है, एक मिसकंसेप्शन है, राइट, ऐसा कुछ नहीं होता। अपर कास्ट के लोगों के द्वारा उनको अपमानित किया जाता था। इट वॉज अनफेयर एंड अनजस्ट, जो कि गलत था, अन्यायपूर्ण था। इट हर्ट द माइंड ऑफ बामा डीपली, जिन चीज़ों ने बामा के माइंड को बड़ी गहराई से चोट पहुंचाई, उसको काफ़ी हर्ट किया, काफ़ी यानी कि उसको दुख पहुंचाया। और स्टूडेंट्स, हमारे संविधान के अनुसार हर एक इंसान बराबर है। किस कम्युनिटी में कौन पैदा होता है ये मैटर नहीं करता। कास्ट के बेस पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो लेकिन फिर भी लोगों की जो संकीर्ण सोच है, जो नैरो थिंकिंग है, नैरो माइंडेड जो पर्सन है, वो अपने अंदर इन चीज़ों को पाले रखते हैं, जो कि गलत है। हर इंसान बराबर है, इंसानियत बड़ी होती है, ना कि इंसान किस जाति में पैदा हुआ ये। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अब हम स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपको बताया दोनों कहानियों की सिमिलरिटी, क्या सिमिलरिटी है। दोनों ही स्टूडेंट्स सोसाइटी के लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, दोनों को ही डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनका इल ट्रीटेड, उनके साथ अपमान किया जाता है, यानी कि उनको समाज की ये जो तिरस्कार थे उनको झेलना पड़ता है, और अपर कास्ट और लोअर कास्ट के डिफरेंस को बर्दाश्त करना पड़ता है, लोगों की इस प्रकार की सोच का सामना करना पड़ता है। अब हम स्टोरीज पढ़ते हैं किस प्रकार का एक्सपीरियंस शेयर किया गया है। ऑलराइट, जैसे कि आपने पढ़ा, जित क्लास सा लॉन्ग हेयर वॉज कट, यानी कि उसके लंबे बाल काटे गए थे। तो ऑब्वियस थिंग अपनी स्टोरी में वो इसी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को शेयर करने वाली है। देखिएगा स्टूडेंट्स, मेन पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी। फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट देखिए, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, पहली कहानी है, रिटन बाई जित क्लास सा। तो कहानी की स्टार्टिंग हो रही है स्टूडेंट्स, तो उसका टाइटल देखते हैं, द राइटर्स फर्स्ट डे इन हर स्कूल। लेखिका का पहला दिन उसके स्कूल में कैसा जो वो स्पेंड होता है देखते हैं। द राइटर शेयर्स हर ऑन चाइल्डहुड एक्सपीरियंस थ्रू द स्टोरी। लेखिका इस कहानी के माध्यम से अपने बचपन का अनुभव शेयर करती है। द राइटर सेज दैट ए पेल फेस वुमन, लेखिका कहती है कि एक पीले चेहरे की महिला विद वाइट हेयर, जिसके सफ़ेद बाल थे, केम आफ्टर अस, हमारे पीछे पीछे आई। वी वर प्लेस्ड इन ए लाइन ऑफ गर्ल्स, हमें उन लड़कियों की पंक्ति में खड़ा कर दिया गया था। यानी कि लेखिका अभी बता रही है कि जब उसका स्कूल में पहला दिन था तो उसको क्या महसूस हुआ, क्या उसको लगा। यानी कि उसने महसूस किया कि एक पीले चेहरे की महिला जिसके सफ़ेद बाल थे, उनके पीछे पीछे वो आ रही थी, और हमको उन लड़कियों की पंक्तियों में खड़ा कर दिया गया, मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम, जो लड़कियां खाने के कक्ष में जा रही थी। दीज वर इंडियन गर्ल्स, यानी कि जो स्टूडेंट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पूरी स्टोरी नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, स्टोरी के मेन पॉइंट्स जो आपके लिए इम्पोर्टेंट, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वही पढ़ाएंगे। ज़्यादा आपको नहीं पढ़ाएंगे, ज़्यादा पढ़ाने से टाइम वेस्ट होता है, माइंड आपका कंफ्यूज होता है। जितना इंपॉर्टेंट होता है वही आपको पढ़ना चाहिए। ऑलराइट, दीज वर इंडियन गर्ल्स, ये जो लड़कियाँ थी जिनकी पंक्ति में उसको खड़ा कर दिया गया था लेखिका को, वो भारतीय लड़कियाँ थी। स्टिफ शूज़, वो काफ़ी कठोर जूते पहने हुए थे। कठोर जूते का मतलब क्या स्टूडेंट्स, जूतों का जो सोल होता है वो फर्श पर टकरा कर जो साउंड प्रोड्यूस करता है, तो उनको कठोर जूते माना जाता है। राइट। क्लोजली क्लिंगिंग, क्लिंगिंग का मतलब होता है लिपटना या चिपटना बोल सकते हो, एक वर्ब का काम करता है। तो क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेसेस, यानी कि वो लड़कियां काफ़ी तंग कपड़े पहने हुई थी, काफ़ी टाइट कपड़े पहने हुई थी। द स्मॉल गर्ल्स, छोटी लड़कियां, वियर की सेकंड फॉर्म वॉर होती है। राइट, यानी कि वो पहने हुई थी। स्लीव्ड, स्लीव्ड का मतलब बाजू वाले भी होता है, और स्लीव्ड का मतलब होता है आस्तीन, जिनको हम आस्तीनें बोलते हैं। राइट। एप्रन्स, यानी कि वो जो छोटी लड़कियां थी स्टूडेंट्स, वो आस्तीनों वाले एप्रन पहने हुए थे। ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है स्टूडेंट। स्लीव्ड आपको लग रहा है कि वो आपकी थर्ड फॉर्म है, लेकिन एप्रन्स आपका नाउन है। तो एप्रन्स कैसे, बाजू वाले, या आप यूँ मान सकते हो आस्तीनों वाले। तो नाउन को जो क्वालिफाई करे एडजेक्टिव कहलाए, ये वर्ब आपकी। तो ये एडजेक्टिव काम कर रहा है यहाँ पर। राइट। तो वो जो छोटी लड़कियाँ थी वो बाजू वाले, आप यह मान सकते हो कि आस्तीनों वाले एप्रन्स पहने हुए थे। एंड शिंगर्ड, SH, देखिए SING, सिंगल्ड तो होता है एकल, लेकिन ये शिंगल्ड का मतलब होता है बालों को छोटे करना। एंड शिंगल्ड हेयर, उनके छोटे छोटे बाल थे। आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर, लेखा कहते कि मैंने महसूस किया, इतनी
उसको शर्म महसूस हुई कि वो फर्श पर गिरने ही वाली थी। सिंकिंग का मतलब होता है डूबना, यानी कि वो शर्मसार होकर फर्श पर गिरने ही वाली थी। किस वजह से? फोर, क्योंकि माई ब्लैंकेट हैड बीन स्ट्रप्ड। स्ट्रप्ड का मतलब वैसे तो होता है छीनना, लेकिन यहाँ छीनना कोई मीनिंग इसका बनता नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ बनेगा यानी कि गिरना, राइट। इसका जो एंटोनिम होता है, जो विपरीतार्थक शब्द होता है, वो कवर्ड होता है। कवर्ड मतलब ढकना, तो स्ट्रप्ड का मतलब क्या हो जाएगा? किसी चीज़ का गिरना, हटना। तो इसमें कहा गया क्योंकि मेरा जो ब्लैंकेट था, कंबल था, वो मेरे कंधों से, शोल्डर से नीचे गिर रहा था, तो इसी वजह से लेखा अपने आप को काफ़ी शर्मसार महसूस कर रही थी और शर्म के मारे फर्श पर गिरने को थी। आई लुकड हार्ड एट इंडियन गर्ल्स। मैंने भारतीय लड़कियों की तरफ काफ़ी कठोरता से देखा। दे सीम्ड नॉट टू केयर दैट दे वर इवन मोर इमोडेस्टली। इमोडेस्टली का मतलब होता है काफ़ी भद्दे ढंग से, यानी भद्दा लगना, राइट। तो इसने कहा कि मैंने भारतीय लड़कियों की तरफ काफ़ी कठोरता से देखा। क्यों देखा? दे सीम्ड नॉट टू केयर, वे चिंता करते हुए प्रतीत नहीं हुई, दैट कि दे वर इवन मोर इमोडेस्टली ड्रेस्ड, कि वो इतनी भद्दी ड्रेस पहने हुई थी, देन आई, यानी कि लेखक कहती है कि मेरी ड्रेस से भी भद्दी ड्रेस वो पहने हुई थी, लेकिन उनको इस बात की कोई चिंता नहीं थी, कोई फ़र्क उनको नहीं पड़ रहा था। इन देयर टाइटली फिटिंग क्लोथ्स, और इतने तंग कपड़े पहने हुए थे, इतने भद्दे कपड़े पहने हुए थे, फिर भी उन्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा था। ए स्मॉल बेल वॉज टैप, एक छोटी सी घंटी बजी। ईच ऑफ द पीपल्स ड्रू ए चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल, प्रत्येक एक स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी चेयर टेबल के नीचे से बाहर निकाली, खींची, क्योंकि वो खाने का वक्त उनका हो गया था। आई पुल्ड आउट माइन, लेखक कहते हैं कि मैंने अपनी चेयर को बाहर निकाला, एंड एट वन स्लिप्ड इनटू इट, और मैं अचानक से उसके अंदर बैठ गई। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो चेयर के अंदर बैठना होता है, इनटू इट, इट किसके लिए? चेयर के लिए। आप ये नहीं बोल सकते कि ऑन द चेयर, क्योंकि चेयर का कोई सरफेस ऐसा नहीं होता है कि जिसके ऊपर आप जैसे टेबल होती है वैसे बैठना होता है, क्योंकि चेयर के जो हैंड्स होते हैं और हैंड्स के अंदर वो बैठने का जो एक फ्लैट सरफेस होता है, तो इसलिए उसको अंदर बैठना बोला जाता है, राइट। तो इनटू इट लिखा जाएगा, ना कि ऑन इट लिखा जाएगा। आई सॉ दैट आई वॉज द ओनली वन सीटेड, मैंने देखा कि केवल मैं ही अकेली बैठी हुई थी। ऑल द रेस्ट एट आर टेबल रिमेन स्टैंडिंग, बाकी जितने भी स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी थे, हमारे जो सहपाठी थे, वो सभी खड़े हुए थे। आई बिगेन टू राइज, मैं उठने लगी। हाउ चेयर्स वर टू बी यूज्ड, यानी कि मैं काफ़ी कन्फ्यूज थे कि कुर्सियों को कैसे यूज़ करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, यानी कि कब बैठना है, यानी कि हर चीज़ रूल रेगुलेशन के हिसाब से हो रही थी। हर चीज़ का कोई ना कोई सिंबल था, कोई ना कोई सिग्नल मिल रहा था। बेल बजती है तो चेयर निकालनी है, फिर सेकंड बेल बजती है तो बैठना, यानी कि बेल उनका एक सिग्नल है, उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं। तो काफ़ी कन्फ्यूज है कि पता नहीं कैसे इन कुर्सियों को यूज़ करना है। सेकंड बेल वॉज साउंडेड, दूसरी घंटे की आवाज़ आई। ऑल वर सीटेड, सभी बैठ गए। आई हैड टू सिट इन टू माई चेयर अगेन, मुझे भी अपनी कुर्सी में दोबारा बैठना पड़ा। हैड टू कंपल्सन होता है स्टूडेंट्स, ये एक आउटर फोर्स होता है, बैठना पड़ा। आई हर्ड ए मैन्स वॉइस, मैंने एक व्यक्ति की आवाज़ सुनी। एट द एंड ऑफ द हॉल, यानी कि हॉल के छोर से आते हुए एक व्यक्ति की आवाज़ मैंने सुनी। आई लुक्ड अराउंड, लेखक कहते मैंने चारों तरफ देखा। बट ऑल द अदर्स, किंतु दूसरे सभी, हंग देयर हेड्स ओवर देयर प्लेट्स, दूसरों के सभी के सिर जो है अपनी अपनी प्लेटों पर झुके हुए थे, यानी कि सेकंड बेल से खाना स्टार्ट नहीं किया, बैठ गए और अपने जो उनकी खाने की प्लेटें थी उन पर सिर झुका लिए, और लेखिका ने हॉल के छोर से आती आवाज़ को सुना। देखिएगा ये जो लिखा स्टूडेंट्स हंग, यानी कि यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ। हैंग फर्स्ट फॉर्म होती है, हैंग, हंग, हंग, सेकंड और थर्ड हंग हंग ही होती है। इसका मतलब होता है लटकाना, यानी कि PEG, पैग, पैग का मतलब होता है खूंटी, या फिर नेल, NAIL, नेल होता है कील। नेल पर या पैग पर कोई चीज़ हम लटका देते हैं तो उसको हैंग बोलते हैं, हंग हंग। लेकिन यदि मैं इसकी सेकंड फॉर्म हैंग्ड हैंग्ड लिखूँ, HANGED, हैंग्ड हैंग्ड, फर्स्ट फॉर्म तो सेम रहेगी हैंग, सेकंड फॉर्म हैंग्ड हैंग, तो इसका मतलब होता है फांसी देना, फांसी लटकाना, राइट। देखिएगा तो इसमें लिखा आई कॉट द आईज ऑफ पेल फेस वोमेन अपॉन मी, मैंने देखा कि एक वो पीले चेहरे वाली जो महिला थी मुझे घूर रही थी, देख रही थी। आई ड्रॉप्ड माई आईज, मैंने अपनी आंखें झुका ली। द मैन सीज्ड, सीज्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स रुकना। देखिएगा SEIZE, सीज का मतलब होता है स्टूडेंट जब्त करना, और यदि मैं ऐसे लिखूँ SIEZE, सीज, देखिए EIZE लिखा है मैंने, और SIEZE ये होता है स्टूडेंट सेना का घेराव, राइट। और ये सीज्ड का मतलब होता है रुकना। तो व्यक्ति ने मटरिंग बुड़बुड़ाना बंद कर दिया। थर्ड बेल वॉज स्टैप, तीसरी घंटी बजी। एवरी वन पिक्ड अप हिज नाइफ एंड फॉर्क, प्रत्येक एक ने छुरी और कांटा उठाया, एंड बिगेन ईटिंग, खाना शुरू कर दिया। आई बिगेन क्राइंग इंस्टेड ईटिंग, मैंने खाना खाने के स्थान पर रोना स्टार्ट कर दिया।
क्योंकि लेखिका भी काफ़ी घबरा गई थी कि कब क्या करना उसको कुछ पता नहीं चल रहा था। बिकॉज आई वॉज अफ्रेड, क्योंकि मैं काफ़ी डर गई थी। टू वेंचर एनीथिंग मोर, कोई भी नेक्स्ट काम करने से पहले मुझे डर लग रहा था कि ये पता नहीं ये गलत होगा सही होगा, क्योंकि हर चीज़ का सिग्नल था, उसको पता नहीं था, उसका फर्स्ट डे था, जो भी वो काम कर रही थी वो रॉन्ग ही हो रहा था, राइट। तो वो धीरे धीरे इन चीज़ों को सीखेगी, लेकिन ये जो फर्स्ट एक्सपीरियंस वो बता रही है तो वो काफ़ी अफ्रेड थी उस दिन, राइट। देखिएगा आगे। द राइटर्स फ्रेंड जुडविन, लेखा की दोस्त जुडविन। लेट इन द मॉर्निंग, देर प्रातः, माई फ्रेंड जुडविन गेव मी ए टेरिबल वार्निंग, यानी कि देर प्रातः मेरी दोस्त जुडविन ने मुझे एक बहुत ही टेरिबल वार्निंग दी, यानी कि भयानक चेतावनी दी। द पेल फेस वुमन टॉक्ड अबाउट कटिंग आर लॉन्ग हेयर, यानी कि जुडविन को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी। उसने पीले चेहरे वाली महिला को बात करते हुए सुना हमारे लंबे बालों को काटने के बारे में। आर मदर्स हैड टॉट अस, हमारी माताओं ने हमको सिखाया था। कौन? जुडविन, जो उसकी दोस्त थी स्टूडेंट्स लेखा की। दोनों का ही फर्स्ट डे था और उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी जुडविन को। उसने पीले चेहरे वाले महिला को बात करते हुए सुना कि इनके लंबे बालों को काटना है, जबकि इनकी माताओं ने इनको बताया था, यानी कि इनके कल्चर में ये था ये कि लंबे बाल रखने हैं, छोटे बाल इनके कल्चर की मान्यताओं के विरुद्ध थे। आर मदर्स हैड टॉट अस दैट ओनली अनस्किल्ड वॉरियर्स, यानी कि जो अनाड़ी योद्धा होते हैं, जो नौसिखिए योद्धा होते हैं, यानी कि जो सही योद्धा नहीं होते हैं, उनके बाल जो हेयर होते हैं वो शिंगल्ड कर दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं। किसके द्वारा? दुश्मनों के द्वारा, एनिमी के द्वारा। क्यों? हु वर कैप्चर्ड, यानी कि दुश्मनों के द्वारा जिनको बंदी बना लिया जाता है, वो लोग, वो ऐसे एक अनाड़ी योद्धा जिनको दुश्मनों के द्वारा बंदी बना लिया जाता है, उन्हीं के बाल काट कर छोटे किए जाते हैं, बाकी के नहीं। शॉर्ट हेयर वॉज वॉर्न बाय मॉर्नर्स, यानी कि छोटे बाल उन्हीं के होते थे जो विलाप करने वाले होते थे। देखिएगा आर के बाद एन कॉन्सोनेंट है, इससे पहले वाउल है तो आर साइलेंट है। मॉर्नर नहीं बोलेंगे, मॉर्नर बोलेंगे, राइट। यानी कि विलाप करने वालों के छोटे बाल होते थे। जुडविन से, जुडविन ने कहा वी हैव टू सबमिट, कि हमको समर्पण करना पड़ेगा, यानी कि हमारे बाल काटे जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आई रिबेल्ड, लेखा कहती है कि मैंने विरोध कर दिया, विद्रोह कर दिया, राइट। आई डिसअपियर्ड, और मौका पाकर वो छुप गई, गायब हो गई। आई क्रेप्ट अप द स्टेयर्स, मैं सीढ़ियों से ऊपर चली गई। लेखा बोलते कि मैं सीढ़ियों से ऊपर चली गई छुपने के लिए। अलोंग द हॉल आई पास्ड, यानी कि हॉल में से गुजरती हुई। आई फाउंड ए लार्ज रूम, मुझे एक बड़ा कमरा दिखा। विथ 3 वाइट बेड्स इन, जिसके अंदर 3 सफ़ेद बिस्तरों वाले बेड थे। द विंडोज वर कवर्ड विद ग्रीन कर्टन्स, खिड़कियों पर गहरे हरे कलर के पर्दे लगे हुए थे। ऑन माई हैंड्स एंड नीज आई क्रोल्ड अंडर द बेड, मैं अपने घुटनों और हाथों के बल रेंगती हुई बिस्तर के नीचे घुस गई। उस बिस्तर के नीचे जो काफ़ी दूरी पर था, कोने में था, जहाँ काफ़ी अंधेरा था। देखिएगा नेक्स्ट टाइटल ऑफ द स्टोरी। इन द हॉल लाउड वॉइसेस वर कॉलिंग माई नेम, हॉल में ऊंची आवाज़ों में मेरा नाम लिया जा रहा था, यानी कि हॉल में काफ़ी ऊंची आवाज़ें थी जिन आवाज़ों में मुझे पुकारा जा रहा था। आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर, मैंने अपना मुंह नहीं खोला आंसर देने के लिए, जवाब देने के लिए। वॉइसेस बिकेम एक्साइटेड, आवाज़ें काफ़ी उत्तेजित हो गई थी। विमेन एंड गर्ल्स एंटर द रूम, महिलाओं और लड़कियों ने कमरे में प्रवेश किया। आई हेल्ड माई ब्रेथ, देखिए स्टूडेंट्स ये ब्रेथ नाउन है, यदि यहाँ ई होता तो ब्रीद होता। ब्रीद का मतलब होता है सांस लेना, ब्रेथ का मतलब होता है सांस। आई हेल्ड माई ब्रेथ, मैंने अपने सांस को रोका। समवन थ्रू अप द कर्टन्स, किसी ने पर्दे को हटा दिया। रूम वॉज फिल्ड विद सडन लाइट, कमरा जो था अचानक रोशनी से भर गया। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। वॉट कॉज्ड, क्या कारण था। देम टू स्टूप, कि उन्हें झुकना पड़ा, स्टूप का मतलब झुकना। एंड लुक, देखना पड़ा। अंडर द बेड, लेखा बोलते हैं कि मुझे नहीं पता किस वजह से वे झुकी और उन्होंने जो बेड था उसके नीचे देखा। आई रिमेंबर, मुझे सिर्फ इतना याद है, बीइंग ड्रैग्ड आउट, ड्रैग्ड आउट का मतलब होता है घसीट कर बाहर निकालना। लेखा बोलते हैं मुझे इतना याद है कि मुझे घसीट कर बाहर निकाला गया। आई रेजिस्टेड बाय किकिंग एंड स्क्रैचिंग वाइल्डली, वाइल्डली मतलब जंगलियों की तरह, पागलों की तरह। लेखा बोलती है मैंने विरोध किया पागलों की तरह, स्क्रैचिंग यानी नाखूनों से नोचकर, एंड किकिंग हाथ पैर पटक कर मैंने विरोध किया अपने बचाव के लिए। आई वॉज कैरिड डाउन स्टेयर्स, लेकिन मुझे सीढ़ियों से नीचे लाया गया। एंड टाइड फास्ट इन ए चेयर, और कुर्सी के साथ बांध दिया गया। लास्ट टाइटल देखिएगा स्टोरी का स्टूडेंट्स। आई लॉस्ट माई स्पिरिट, मैंने अपनी हिम्मत खो दी। शेकिंग माई हेड, शेकिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स एक वर्ब के रूप में काम करता है, लेकिन यहाँ एक एडजेक्टिव है। तो शेकिंग माई हेड ऑल द वाइल अंटिल आई फेल्ट द कोल्ड ब्लेड्स ऑफ सीजर्स अगेंस्ट माई नेक, यानी कि कंपन होना, हिलाना, यानी कि मैं अपने सिर को उस समय तक हिलाती रही। अंटिल, जब तक। आई फेल्ट, मैंने महसूस नहीं किया। देखिए अंटिल के अंदर नॉट भी होता है स्टूडेंट्स और विल शैल भी होता है। अंटिल आई फेल्ट द कोल्ड ब्लेड्स ऑफ सीजर्स अगेंस्ट माई नेक, लेखा बोलती है कि मैं तब तक विरोध करती रही, मैं अपनी गर्दन को हिलाती रही जब तक मैंने अपनी गर्दन पर
सीजर्स कैंची के ठंडे ब्लेड्स का मतलब होता है, कोल्ड ब्लेड्स का होता है ठंडे फलकों को महसूस नहीं किया, तब तक मैं गर्दन को हिलाती रही। देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट, लेकिन जब मुझे ये लगा कि जो सीजर्स थी वो काम करना स्टार्ट कर दिया है और मेरे बाल कटने लगे हैं, तभी मैंने अपनी हिम्मत को खो दिया। सिंस द डे, उसी दिन से आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर, जिस दिन से मुझे मेरी माता से अलग किया गया था उसी दिन से आई सफर्ड एक्सट्रीम इंडिग्निटीज़ का मतलब होता है अपमान, मुझे बहुत अधिक अपमान सहन करने पड़ रहे थे। पीपल हैड स्टेयर्ड एट मी, लोग मेरी तरफ घूरते थे। माई लॉन्ग हेयर वॉज सिंगल्ड लाइक कावर्ड्स, मेरे लंबे बाल काट कर छोटे कर दिए गए थे जैसे कि कायरों के बाल होते हैं। आई मॉन्ड फॉर माई मदर, मैं अपनी माता को याद करके कराती रहती थी। नो वन केम टू कम्फर्ट मी, कोई मुझे सांत्वना देने के लिए नहीं आता था। फॉर नाउ, क्योंकि नाउ अब आई वॉज ओनली वन, मैं भी एक थी। ऑफ मैनी लिटिल एनिमल्स, बहुत सारे छोटे जानवरों में मैं भी शामिल हो गई थी। ड्राइवन बाई अ हर्डर, हर्डर का मतलब होता है स्टूडेंट्स गडरिया, जिसको आप बोलते हो, शेफर्ड आप बोल सकते हो, राइट। तो इसका कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि मैं भी गडरे के द्वारा हाँके जाने वाले छोटे छोटे जानवरों में से एक जानवर बन गई थी। ये हार्डर जो लिखा गया स्टूडेंट्स, ये एक सिंबल है। सिंबल किस चीज़ का स्टूडेंट्स? ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का सिंबल है और एनिमल्स वहाँ के स्टूडेंट्स का सिंबल है। यानी कि लास्ट लाइन में लेखा ये कहती है स्टूडेंट्स कि मैं भी उस सिस्टम का हिस्सा बन गई थी, उस ओल्ड कस्टम का, यानी कि वो जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो था, जो पावर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में थी, जो वहाँ के रूल रेगुलेशन थे, कायदे कानून था, राइट कस्टम था, तो उन्हीं को फॉलो करने के लिए मजबूर थी। जैसे बाकी स्टूडेंट्स थे तो उसी तरह से मैं भी उनको फॉलो करने के लिए मजबूर थी। तो ये हार्डर किसका सिंबल हुआ स्टूडेंट्स? स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसके हाथ में वो पावर थी और जिस रूल रेगुलेशन को उन्हें फॉलो करना था। और एनिमल्स कौन थे? वहाँ के स्टूडेंट्स। ओके, तो वो इस प्रकार से इंडिकेट कर रही है अपने आप को, विद्यार्थियों को एनिमल्स बता रही है और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को हार्डर गडरिया बता रही है कि जैसे गडरिया भेड़ बकरियों को कंट्रोल करता है, उनको हाँकता है, उसी प्रकार से जो स्कूल प्रशासन था वो विद्यार्थियों को अपने रूल रेगुलेशन के हिसाब से उनको चला रहा था। वो काफ़ी एक डिफरेंट वहाँ का कस्टम था, बहुत अलग था कि जिन लोगों की जो जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं उस सोसाइटी में जिन जो चीज़ें उनकी मान्यताओं के अगेंस्ट हैं वो भी वहाँ काम करने पड़ रहे थे। तो इस प्रकार से वो टॉर्चर हो रही थी, तो इसमें बताया गया। तो अभी हम सेकंड स्टोरी पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का फर्स्ट स्टोरी कंप्लीट हुआ, अब मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का सेकंड स्टोरी, यानी कि जिसमें हम पढ़ेंगे वी टू आर ह्यूमन बींग्स, हम भी इंसान हैं, और रिटन बाय बामा। देखिएगा आगे मेन पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी, सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स। वी टू आर ह्यूमन बींग्स, हम भी इंसान हैं। When I was in थर्ड क्लास I did not hear, इसमें लेखा कहती है कि जब मैं तीसरी क्लास में थी। ये स्टोरी स्टूडेंट्स से जो है कि लाइफ एक्सपीरियंस है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है। जो बामा राइटर है जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु की सोसाइटी जो एक लोअर कास्ट से बिलोंग करती है, राइट। तो वो कहते हैं जब मैं तीसरी कक्षा में थी I did not hear, मैंने नहीं सुना था। पीपल, लोगों को, स्पीक बोलते हुए, ओपनली, खुले तौर पर, ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत के बारे में मैंने लोगों को खुले तौर पर बोलते हुए नहीं सुना था, जबकि मैं पहले ही ये सब कुछ देख चुकी थी, महसूस कर चुकी थी, अनुभव कर चुकी थी। एंड बीन ह्यूमिलेटेड का मतलब होता है अपमानित, बाय वॉट इट इज़, इन सब चीज़ों के द्वारा मैं अपमानित भी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने ये सब चीज़ें खुले तौर पर, ओपनली मैंने नहीं सुनी थी, राइट। इट वुड टेक मी 30 मिनट्स एट द वेरी लिस्ट टू रीच होम फ्रॉम स्कूल, यानी कि लेखा कहती है कि मुझे स्कूल से घर आने में मैक्सिमम 10 मिनट लगती थी, लेकिन मैं हर रोज़ टाइम कितना कवर करती थी, कितना टाइम लगता था उसको? 30 मिनट्स। तो 10 मिनट की दूरी को 30 मिनट्स में कवर करने का मतलब क्या है कि वो काफ़ी लेज़ी थी या फिर वो रास्ते में कोई चीज़ देखती हुई चलती थी। देखते हैं आगे। वॉचिंग ऑल द फन एंड गेम्स, यानी कि स्कूल से घर आते समय रास्ते में जो छोटी सी मार्केट होती थी, उसमें दुकानें जो सजी होती थी, वहाँ खेल तमाशे जो चल रहे होते थे, उनको देखते देखते वो 30 मिनट लगा देती थी। ईच थिंग वुड पुल मी, प्रत्येक चीज़ मुझको खींच लेती थी। टू स्टैंड स्टिल, और वहीं पर रोके रखती थी। एंड नॉट अलाउ, और मुझे अलाउ नहीं करती थी। टू गो एनी फर्दर, और अतिरिक्त आगे जाने के लिए मुझे अलाउ नहीं करती थी। देखिएगा, फार्दर होता है फिजिकल डिस्टेंस के लिए और फर्दर होता है एक प्रकार से नॉन फिजिकल डिस्टेंस के लिए, और फर्दर का यहाँ यूज़ अतिरिक्त के सेंस में, राइट। और अतिरिक्त आगे जाने के लिए मुझे अलाउ नहीं करती थी, वो चीज़ें मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करती थी। देखिएगा नेक्स्ट टाइटल ऑफ द स्टोरी, गेजिंग एट ऑल दिस वन डे आई केम टू माई स्ट्रीट, यानी कि ये सब कुछ देखते हुए घूरते हुए एक दिन मैं अपनी गली में आई। माई बैग स्लंग ओवर माई शोल्डर, मेरा बैग मेरे कंधे पर लटका हुआ था। थ्रेसिंग फ्लोर का मतलब होता है खलिहान, हैड बीन सेटअप, खलिहान लगा दिया गया था। लैंडलॉर्ड वॉच द प्रेसिडिंग्स का मतलब होता है कार्यवाही।
जिस जमींदार का वो खलियान था स्टूडेंट्स, वो जमींदार बैठकर वो सारी कार्य देख रहा था। आर पीपल वर हार्ड एट वर्क, हमारे जो लोग थे यानी कि वो जो लेखा कहते हैं कि हमारी जो कास्ट के लोग थे वो काम पर लगे हुए थे। ड्राइविंग कैटल इन पेयर्स टू ट्रीड का मतलब होता है कुचलना, ग्रेन अनाज फ्रॉम द स्ट्रो भूसा, यानी कि हमारी जो कास्ट के लोग थे वो बैलों को यानी कि दो पेयर्स का मतलब होता है जोड़ी को बोलते हैं, जोड़ी को। कैटल इन पेयर्स का मतलब क्या हुआ, यानी कि बैलों की जोड़ी को हाँक रहे थे। ड्राइविंग का मतलब क्या होता है, उनको गोल गोल हाँकना। तो देखिएगा बैलों की जोड़ी को हाँकने को ड्राइविंग बोलते हैं। ओके, टू ट्रीड क्यों हाँक रहे थे वो, यानी कि जो वो भूसा था उसको कुचलने के लिए, कुचल कर उसमें से अनाज को बाहर निकालने के लिए वो बैलों की जोड़ी को गोल गोल हाँक रहे थे। जस्ट देन तभी तब एन एल्डर ऑफ आर स्ट्रीट, हमारी गली का एक बड़ा बुजुर्ग केम आया अलॉन्ग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाजार, बाजार की साइड से हमारी गली का एक बड़ा बुजुर्ग सम्माननीय लोग आया। आई वॉन्टेड टू श्रिक विद लाफ्टर, श्रिक का मतलब होता है चीखना, मैं हंसने के साथ साथ चीखना चाहती, यानी कि चीख चीख कर मैं हंसना चाहती थी। एट द साइट ऑफ, उस दृश्य को देखकर, सच ए बिग मैन कैरिंग ए स्मॉल पैकेट इन दैट फैशन, यानी कि इतना बड़ा आदमी एक छोटे से पैकेट को इस प्रकार से लेकर आ रहा था, उसके उस अंदाज को देखकर, वो जिस अंदाज से उस पैकेट को लेकर आ रहा था, लेखा कहते कि मैं चिक चिक कर हंसना चाहती थी वो सब देखकर। होल्डिंग आउट द पैकेट बाई इट्स स्ट्रिंग, उसने पैकेट को रस्सियों से पकड़ा हुआ था, यानी कि रस्सियों में उसको बांध रखा था। विदाउट टचिंग, बगैर उसको छुए रस्सियों से उसको पकड़े हुए वो आ रहा था। द एल्डर वेंट स्ट्रेट अप टू द लैंडलॉर्ड, और जो बड़ा बुजुर्ग था स्टूडेंट्स वो सीधा जमींदार के पास गया। बॉन्ड लो एंड एक्सटेंडेड द पैकेट टुवर्ड्स हिम, वो थोड़ा सा झुका और पैकेट को उस जमींदार की तरफ आगे बढ़ा दिया। कपिंग द हैंड विद हिज अदर हैंड, कपिंग का मतलब होता है फोल्डिंग हैंड्स, हाथ जोड़ना। द हैंड विद हिज अदर हैंड, यानी कि जिस हाथ में वो उस पैकेट को लिए हुए था रस्सियों से उसको लटकाता हुआ, उस हाथ के साथ दूसरे हाथ को मिलाया और हाथ जोड़ते हुए प्रणाम किया। द लैंडलॉर्ड ओपनड द पार्सल, जमींदार ने उस पार्सल को खोला एंड बिगेन टू ईट द वडाइज, उसमें वड़ई थी, यानी कि एक खाने की चीज़ होती है स्टूडेंट्स। तमिलनाडु में जो स्पाइसी चीज़ें होती हैं, जो तली भुनी चीज़ें होती हैं, उनमें से ये एक मानी जाती है वड़ई, राइट। उसको पहले तो केले के पत्तों में लपेटा गया था, उसके बाद कागज़ में उसकी पुड़िया बनाई गई थी और उसको भी वो रस्सियों से लटका कर लेकर आ रहा था। इसका यही कारण था स्टूडेंट्स कि वो जो था लोअर कास्ट से बिलोंग करता था, क्योंकि लेखिका बोलती है कि वो हमारी ही स्ट्रीट का था, हमारा बुजुर्ग था, तो वो लोअर कास्ट से बिलोंग करता था। और ये जो अपर कास्ट वाले होते हैं कि आपको पता है कि वो काफ़ी ये मानते हैं, छुआछूत को मानते हैं, अनटचेबिलिटी जो होती है, तो इसलिए वो उसको लटका कर लेके आ रहा। लेकिन लड़के को ये सब पता नहीं था कि वो क्यों लटका के लेके आ रहा, इसलिए वो हंसना चाह रही थी। तो उसमें क्या खाने की चीज़ें थी, वड़ई थी। ओके, वॉच्ड ऑल दिस, यह सब देखने के बाद आई वेंट होम, लेखा कहती है कि मैं घर गई। एंड टोल्ड माई ब्रदर, मैंने अपने भाई को बताया द स्टोरी, कहानी इन ऑल कॉमिक डिटेल, पूरी तरह से पूरी कहानी को मनोरंजक तरीके से मैंने बताया, मनोरंजक रूप से उसका वर्णन किया। बट अन्नान वॉज नॉट अम्यूज, किंतु अन्नान इस बात को सुनकर खुश नहीं हुआ। अन्नान कौन था स्टूडेंट्स, इस लेखिका का बड़ा भाई। ही सेड, उसने कहा दैट कि एवरीबडी बिलीव्ड, कि प्रत्येक एक का मानना था, दैट कि दे वर अपर कास्ट। उसका भाई उसको कहता है कि देखिए हर एक का मानना है जो अपने आप को ऊंचा समझता है, जो अपनी जाति को ऊंचा समझता है, उनका मानना है कि वे अपर कास्ट के हैं, ऊंची जाति के हैं। एंड देयरफॉर मस्ट नॉट टच अस, इसलिए उन्हें हमें नहीं छूना चाहिए। इफ़ दे डिड, यदि वे हमें छुएंगे, कौन, अपर कास्ट के, दे वुड बी पोल्यूटेड, वे दूषित हो जाएंगे। ऑलराइट, तो देखिए स्टूडेंट्स इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट। आई फेल्ट टेरिबली सैड, लेखा कहते हैं कि मैं बहुत अधिक उदास हो गई थी। हाउ कुड दे बिलीव, वे ऐसा कैसे मान सकते थे। आई फेल्ट सो प्रोवोक्ड एंड एंग्री, प्रोवोक्ड का मतलब होता है उत्तेजित हो जाना। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, काफ़ी उत्तेजना और काफ़ी मुझे गुस्सा आया। दैट आई वॉन्टेड टू टच दोज वड़ई, और मैं इतना गुस्से में थी, इतनी उत्तेजित थी कि मैं उन वड़ई को, उन खाने की जो चीज़ें थी, जो यानी कि स्पाइसी जो चीज़ें होती हैं उनमें काउंट होती हैं ये वड़ई, तो उनको मैं छूना चाहती थी, इतना गुस्सा लेखिका को आया। वाई शुड वी हैव टू फैच एंड कैरी फॉर दीज पीपल, फैच का मतलब लाना होता है स्टूडेंट्स। तो इस लाइन का मतलब ये स्टूडेंट्स, लेखा कहती है कि हमें इन लोगों की गुलामी क्यों करनी चाहिए, इन लोगों के पर्सनल जो कार्य हमें क्यों करने चाहिए, राइट। एन इम्पॉर्टेंट एल्डर ऑफ आर्स गोज मीकली, मीकली का मतलब होता है विनम्रता से, काफ़ी सादर भाव से। हमारा बड़ा बुजुर्ग जाता है मीकली, काफ़ी विनम्रता के साथ, काफ़ी सादर के साथ, टू द शॉप्स, दुकानों पर, टू फैच, लाने के लिए, स्नैक्स यानी कि तली भुनी चीज़ें, एंड हैंड्स देम, और रेवरेंटली का मतलब होता है अधिक सम्मान के साथ, और रेवरेंटली का मतलब क्या हुआ, अधिक सम्मान के साथ। कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि हमारा एक बड़ा बुजुर्ग जो इतना महत्वपूर्ण इंसान है, वो उस जमींदार के लिए यानी कि अपर कास्ट के लोगों के लिए दुकानों पर जाता है, उनके नाश्ते के लिए यानी कि उनकी खाने की चीज़ें लाने के लिए, स्नैक्स लाने के लिए, और उनको बड़े सम्मान के साथ वो सब चीज़ें दे देता है।
तो फिर भी वो इतना भेदभाव करते हैं कि यदि वो इन चीज़ों को छू ले तो वो मानते हैं कि ये चीज़ें दूषित हो गई हैं। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द स्टोरी, व्हाई डू दीज पीपल थिंक सो मच ऑफ देमसेल्व्स। ये लोग अपने आप को इतना ऊंचा क्यों समझते हैं? बिकॉज दे हैड स्क्रैप्ड का मतलब होता है इकट्ठे करना। क्या इन्होंने 4 पैसे कमा लिए? 4 कॉइन्स का मतलब क्या है? क्या इन लोगों ने 4 पैसे कमा लिए इसलिए अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं? बट वी टू आर ह्यूमन बींग्स, किंतु हम भी इंसान हैं। कहने का मतलब क्या है लेखक का, कि किसी के पास 4 पैसे होना ये डिसाइड नहीं करता है, ये इस चीज़ से ये एक्सपोज नहीं होता है, नहीं पता चलता है कि वो अपर कास्ट से बिलोंग करता है। यानी कि पैसा बड़ी चीज़ नहीं है, पैसा या अपर कास्ट का होना बड़ी चीज़ नहीं है, उसके अंदर जो इंसानियत होती है, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो वो कहती है कि क्या इन्होंने पैसे कमा लिए इसलिए ये अपर कास्ट के हो गए हैं, इसलिए हमारे साथ इतना डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, इतना भेदभाव कर रहे हैं। आखिरकार हम भी तो इंसान हैं, इंसानियत बड़ी होती है ना कि पैसा। वी शुड वर्क इन देयर फील्ड्स, तो वो कहते हैं कि हमें इनके खेतों में काम करना चाहिए। टेक होम आर वेजेस, अपना पारिश्रमिक लेकर घर आना चाहिए। एंड लिव इट एट दैट, बस इतना ही, और इनके जो पर्सनली वर्क है हमको नहीं करने चाहिए। यानी कि इनके लिए कोई चीज़ खाने की लेकर आनी है, इनके जो घरेलू काम करने हैं, जितना हम काम करते हैं उसकी पगार लेकर, उसका पारिश्रमिक लेकर घर आना चाहिए। उस पारिश्रमिक के अलावा जो भी कार्य वो करवाते हैं, जिसकी कोई वो तनख्वाह नहीं देते हैं, कोई पैसे नहीं देते, वो काम को नहीं करना चाहिए, राइट? क्योंकि काम भी करे और अपमान भी सही, गलत है। माई एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई, हु वॉज स्टडिंग एट ए यूनिवर्सिटी, जो कि विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था, हैड कम होम फॉर द हॉलीडे, छुट्टी में घर आया हुआ था। ही वुड ऑफन गो टू द लाइब्रेरी इन आर नेबरिंग विलेज इन ऑर्डर टू बोरो बुक्स, वह अक्सर एक पड़ोस के गाँव में जाता था। इन ऑर्डर टू बोरो बुक्स, किताबें उधार लाने के लिए वो अक्सर पड़ोस के गाँव में जाता था। He was on his way home one day, एक दिन वो पास के गांव से किताबें लेकर घर आ रहा था। One of the landlords, एक जमींदार ने आस्क्ड, पूछा ही मुझसे, Who are you, तुम कौन हो? What is your name, तुम्हारा नाम क्या है? My brother told him, मेरे भाई ने उसको बताया his name, अपना नाम। Immediately, तुरंत, the other man, दूसरे व्यक्ति ने पूछा, In which street do you live, तुम कौन सी गली में रहते हो? If he knew the street, उसको गली का पता चल जाता, then तब he would know our caste too, तो उसको हमारी जाति का भी पता लग जाता। तो स्टूडेंट्स ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टूडेंट्स ओल्ड टाइम पर ऐसा ही होता था, जो हमारे पेरेंट्स का टाइम था, स्टूडेंट्स फादर का टाइम था। तो उस टाइम स्टूडेंट्स क्या होता था कि गांव के लोग कैटेगरी के अकॉर्डिंग, कैटेगरी के हिसाब से, अपनी कास्ट के हिसाब से उनकी जो लोकेशन होती थी, उनका जो रहने की जो जगह होती थी, वो भी बांट दी जाती थी। यानी कि जो लोअर कास्ट के लोग होते थे वो गांव की सीमा पर, यानी कि बाहर निवास करते थे, और जो अपर कास्ट के लोग होते थे उनकी अलग अलग कैटेगरीज होती थी। अपनी अपनी कैटेगरीज के हिसाब से वो लोग, उनकी अलग अलग लोकेशन होती थी घरों की। लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उस समय पता लग जाता था कि गली मोहल्ले का नाम बताने से, घर की लोकेशन बताने से, किस गली में रहता है, तो उससे पता लगाया जा सकता था कि ये लोअर कास्ट से बिलोंग करता है या ये अपर कास्ट से बिलोंग करता है, क्योंकि गलियों से पहचान होती थी। लोअर कास्ट के लोग गांव के बाहर बसते थे और जो अपर कास्ट के लोग होते थे वो गांव के अंदर बसते थे, राइट? तो इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होता था उस टाइम पर। तो इसलिए उसने गली पूछी ताकि वो पता लगा सके कि अपर कास्ट से है या लोअर कास्ट से है। अन्नान टोल्ड मी ऑल दीज थिंग्स, ये सारी बातें अन्नान ने मुझे बताई थी। अन्नान कौन है स्टूडेंट्स? राइटर का एल्डर ब्रदर। वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर, उसने कहा था कि हमें कोई सम्मान नहीं दिया जाता। बिकॉज वी आर बॉर्न इन टू दिस कम्युनिटी, क्योंकि हम इस समुदाय में पैदा हुए हैं, हम लोअर कास्ट का जो समुदाय है उसमें पैदा हुए हैं, इसलिए कोई हमको सम्मान नहीं देता। इफ़ वी स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस, यदि हम पढ़ाई करते हैं और आगे तरक्की करते हैं ज़िंदगी में, वी कैन थ्रो अवे दीज इंडिग्निटीज़, तो हम इन अपमानों को भगा सकते हैं, इन अपमानों से छुटकारा पा सकते हैं। इफ़ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन, यदि तुम अपनी क्लास में, पढ़ाई में हमेशा आगे रहती हो, पीपल विल केम टू यू, तो लोग तुम्हारे पास आएंगे। क्लास के जितने भी विद्यार्थी हैं, तुम्हारे सहपाठी हैं, जो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं या फिर वो जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो तो तुम्हारे पास है ही, लेकिन अपर कास्ट के जो विद्यार्थी हैं वो भी तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे मित्रता करना चाहेंगे। क्योंकि वैल्यू स्टूडेंट्स, इंसान की जो गुणों की होती है, उसका जो यू कैन से दैट जो इनर क्वालिटीज़ होती हैं उनकी वैल्यू होती है, ना कि उसकी किस कास्ट में पैदा हुआ उस चीज़ की वैल्यू होती है। द वर्ड्स दैट अन्नान स्पोक टू मी, यानी कि वो शब्द जो अन्नान ने मुझे बोले थे, कहे थे, दैट डे, उस दिन, मेड ए वेरी डीप इंप्रेशन ऑन मी, मुझ पर बहुत अधिक उनका प्रभाव पड़ा था। मैं काफ़ी उन चीज़ों से काफ़ी इंप्रेस हुई थी, काफ़ी इन्फ्लुएंस मेरा माइंड हुआ था। आई स्टडीड हार्ड विद ऑल माई ब्रेथ, मैंने जी जान लगाकर पढ़ाई की। आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, मैं क्लास में प्रथम आई। बिकॉज ऑफ दैट, उसी कारण, मैनी पीपल बिकेम माई फ्रेंड्स, यानी कि बहुत सारे, क्लास की बात करूँ तो बहुत सारे विद्यार्थी उसके दोस्त बन गए। और उसी प्रकार से लाइफ में जब हम आगे बढ़ते हैं, अपने फील्ड में हम मेहनत करते हैं और हम अच्छा अचीव करते हैं, एक बड़ी अचीवमेंट हमको मिलती है, तो स्टूडेंट्स
उस फील्ड में जिसमें हम काम कर रहे हैं उसमें काम करने वाले जो लोग होते हैं, आसपास के जो लोग होते हैं, वो भी हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि कामयाबी जिस इंसान के पास होती है उसके पास होना हर इंसान चाहता है। वहाँ ये मैटर नहीं करता कि किस कास्ट से है। और इस मॉडर्न इरा में तो स्टूडेंट्स कास्टिज्म को लेकर इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि काफ़ी हद तक लोग अवेयर हो गए हैं, एजुकेटेड पर्सन है। तो ये सब चीज़ें जो है अनलेटेड पर्सन, अनएजुकेटेड लोगों की सोच थी ये, लेकिन एजुकेटेड लोग इन सब चीज़ों को नहीं मानते और नहीं माननी चाहिए, क्योंकि इंसानियत बड़ी चीज़ है, ना कि किस कास्ट में पैदा होना ये बड़ी चीज़ है। ओके, इसलिए हमें अपने दिमाग को, अपनी सोच को बदलना चाहिए। और यदि हम लाइफ में सक्सीड करना चाहते हैं और अपने कंट्री को यदि हम चाहते हैं कि ये एक डेवलप्ड कंट्री बने, तो फिर हमें अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है, राइट। रियल एजुकेशन वही होती है जो हमारी सोच को बदले, ना कि रियल एजुकेशन वो होती है खाली कागज़, डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट इकट्ठे करना एजुकेशन नहीं होता। अगर हमारी वो शिक्षा हमें प्रभावित करती है, हमारे दिमाग, हमारी सोच को बदलती है, तो ही वो शिक्षा मानी जाती है, राइट। तो ये था स्टूडेंट्स चैप्टर आपका मेमोरीज़ ऑफ चाइल्डहुड, जिसको 2 लेखिकाओं ने लिखा है। एक लेखिका जितकला शाह जो अपने बचपन का एक्सपीरियंस शेयर कर रही है, यानी कि स्कूल में उसके साथ क्या हुआ, उसके जो लॉन्ग हेयर थे उनको काट दिया गया था, जो कि उसके समाज की संस्कृति की मान्यताओं के विरुद्ध था। सेकंड स्टोरी वी टू आर ह्यूमन बीइंग, हम भी इंसान हैं, यानी कि एक दलित महिला की स्टोरी है। वैसे दोनों ही लेखिकाएँ दलित सोसाइटी से बिलोंग करती थी, लोअर कास्ट से बिलोंग करती थी। तो इस प्रकार से हमने इसमें पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स ये स्टोरी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपकी लाइफ में, यानी कि एक सोशल लाइफ में भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो हमें बहुत कुछ सीखने से मिलती है। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आपको प्रॉपर्ली समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग। बाय गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक।